हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस पर। और जैसा आप सभी को पता है, हर संडे हमारा एक आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस होता है। तो आज हम आर्मी जीडी का बिल्कुल कंप्लीट मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर 50 प्रश्न होंगे जैसे आपके एग्ज़ाम में आता है। भाग 1 सामान्य ज्ञान, भाग 2 विज्ञान, भाग 3 गणित और भाग 4 रीजनिंग है। ठीक है। और यहाँ पर हमने जो आज का टारगेट दिया है आपको, वो दिया है हमने 40 प्लस का। तो आपको ये टेस्ट कंप्लीट लगाना है, क्योंकि ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर है और ये मैंने खुद प्रिपेयर किया है आपके लिए। और बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन ऐड किए हैं, बहुत क्वेश्चन मैंने इसमें प्रीवियस ईयर के भी ऐड किए हैं। तो बिल्कुल एक कंप्लीट आपका पेपर है। ठीक है। और आपको पता है रोज़ सुबह 10 बजे हम लाइव आते हैं, तो आपको रोज़ सुबह 10 बजे हमारी ये क्लास ज़रूर अटेंड करनी है। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आज के जो हमने टारगेट दिया है आपको, वो दिया है हमने आपको 40 प्लस का। आपको 40 प्लस तो इसमें कम से कम स्कोर करना ही है। और आपको बता दूं, जो सामान्य ज्ञान का पार्ट है वो थोड़ा आसान है, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे। सामान्य विज्ञान मैंने थोड़ा सा अच्छे लेवल का ऐड किया है। ठीक है। गणित आपको आसान मिलेगा और मीडियम लेवल का मिलेगा, और रीजनिंग तो आपको पता है आसान होती है। ओके। और आंसर देने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, और आपको कॉपी पेन भी लेकर बैठना है, क्योंकि आगे मैथ के क्वेश्चन है और उसको आपको कॉपी पेन से ही सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका भाग 1 सामान्य ज्ञान। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? फटाफट से आपको आंसर देना है। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे सकता, क्योंकि आगे मैंने आपको मैथ भी कवर करवाना है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी चूज़ किया है शुक्र, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ये याद रखना, जो सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। ठीक है। उसके बाद आता है शुक्र, बट फिर भी सूर्य से सबसे नज़दीक होने के बाद भी बुध जो है वो सबसे गर्म ग्रह नहीं है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट से आपको आंसर देना है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती, महानदी, चंबल या फिर कावेरी? और जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है साबरमती, उन सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? फटाफट से आंसर देना है आपको। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन 4 आ रहा है पोलो, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आज मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा आंसर देने के लिए। फटाफट से आपको पहले ही आंसर दे देना है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किस से संबंधित है? अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किस से संबंधित है? तो ऑप्शन सी बौद्ध धर्म जो है वो सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करूंगा सभी ने आंसर सही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा यहाँ पे, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर गुजरात? और ये प्रश्न आपके आर्मी में बहुत बार रिपीट हो चुका है। मधुबन चित्रकला जो है, लोक कला है, यह बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, चंपारण में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है दोस्तों, सभी ने बिल्कुल सही दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? सबसे आसान प्रश्न है, फटाफट से आंसर देना है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या सभी का आंसर सही आ रहा है? ऑप्शन सी सभी ने सही दिया है क्या? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोग्राफी से क्वेश्चन है। कौन सी कायांतरित शैल है? ग्रेनाइट, स्लेट, स्फटिक या फिर संगमरमर? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, संगमरमर जो है यह है कायांतरित शैल है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? और ये वाला प्रश्न जो है ये मैं आपको पहले डिस्कस करवा चुका हूँ एक बार कभी। तो आपको अगर पहले आपने क्लास अटेंड किया तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्वालामुखी।
ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का या फिर बौद्धों का? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। उम्मीद है सभी लोग आंसर दे रहे होंगे। जिनका आंसर ऑप्शन डी है, जिन्होंने ऑप्शन डी को लगाया है, उन सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है भाई। जो त्रिपिटक है वो बौद्ध का है और एक इसी के साथ मिलता जुलता है, आपको याद रखना है, त्रिरत्न। त्रिरत्न और त्रिरत्न जो है यह जैन का है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर ऑप्शन में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने इनमें से कोई एक चीज़ पढ़ी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सिंध, मोहनजोदड़ो, पंजाब, हड़प्पा? आसान प्रश्न है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हड़प्पा जो है यह भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? और आपको ये जो है वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट हो रहा है। ठीक है, मॉडल पेपर डिस्कस हो रहा है, यानी कि आपका पेपर हो रहा है। ये नहीं कि 15-20 प्रश्न देखे और चले गए तो आपने टेस्ट लगाया ही कहाँ। आपने अपना लेवल जज करना है, कम से कम आज के दिन तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना ही होगा। और 12वां प्रश्न का आंसर है, पृथ्वी दिवस जो है यह है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, शाहनामा के रचनाकार कौन हैं? अमीर खुसरो, अबुल फजल, फिरदौसी या इनमें से कोई नहीं? शाहनामा के रचनाकार कौन हैं? तो शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। ऑप्शन सी जो लोग दे रहे हैं सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं या फिर अकबर? अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जहांगीर के शासनकाल में थे सिख गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 15 है और हमारा भाग 1 सामान्य ज्ञान का लास्ट। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या टच स्क्रीन? कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? सही जवाब ऑप्शन डी, टच स्क्रीन। क्या सभी का आंसर सही है? और यहाँ पे हमारा भाग 1 कंप्लीट होता है दोस्तों, और यहाँ पे हम भाग 2 शुरू करेंगे, जो कि है हमारा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का पार्ट आपको बता दूँ, थोड़ा सा अच्छा लेवल है। ठीक है, ये नहीं है कि आपके आर्मी से बाहर चला गया, बट अच्छा लेवल है। यहाँ पर प्रश्न वो ऐड किए हैं जो कि आप पढ़ते तो हैं, ठीक है, बट उसमें आपको कन्फ्यूजन रहता है, वो यहाँ पे प्रश्न ऐड किए गए हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, संयोजन, उपचयन, अपचयन या फिर द्विअपघटन अभिक्रिया? फटाफट से आंसर चाहिए भाई। ऑप्शन ए जो लोग दे रहे होंगे सभी का आंसर सही होगा। यहाँ पे आंसर बहुत कम लोग कहे हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है वह श्वसन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है? और इस एक प्रश्न में मैंने 2 प्रश्न इंक्लूड किए हैं। पहला प्रश्न आपके पास आएगा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाता है, तो आप वहाँ से भी जज कर सकते हो। और दूसरा है कि वह पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देता है वह क्या कहलाता है? तो आंसर आने लगे हैं, सभी का आंसर होगा ऑप्शन ए, अम्ल। अम्ल बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने भी आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है भाई, फटाफट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है यह ऊष्मा का भी सुचालक है और विद्युत का भी सुचालक है। यह कार्बन का अपरूप है और पेंसिल में भी प्रयोग किया जाता है। क्या सभी ने आंसर सही दिया है ना? ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अगर अल्फ़ा बीटा के साथ अगर आप गामा भी लगा लेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। अल्फ़ा बीटा गामा किरणों की खोज किसने की थी भाई? तो रदरफोर्ड। ऑप्शन डी सभी का आंसर सही है ना? ऑप्शन डी सभी का आंसर सही होगा। आंसर आपको मैच करते जाने हैं। लास्ट में आपको स्कोर बताना है कितना है, आपकी तैयारी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 20, दिया सलाई की नोक में क्या होता है ना? जो माचिस की तिल्ली होती है जिससे हम माचिस जलाते हैं, आगे जो गोल गोल होता है काला काला, वो क्या होता है?
तो देखिएगा वो होता है लाल फास्फोरस। वाह, सभी का आंसर सही है, मतलब सभी ने अपने क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? जीनॉन, आर्गन, हीलियम और ऑक्सीजन। तो दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस होती है जीनॉन। पहले प्रश्न का आंसर आप ये लो, ऑप्शन ए सही होगा ना, सभी का आंसर सही है। अगर बोलेगा सबसे अधिक पाए जाने वाली अक्रिय गैस, सबसे अधिक पाए जाने वाली अक्रिय गैस, तो वो होगी आपकी ऑर्गन। ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 22 इस प्रकार से, इसके थोड़े से ऑप्शन एक्सचेंज हुए हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? अब भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में सबको पता होगा, HCl, जो कि हमारे पेट में पाया जाता है, उसका अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी सभी आपके सामने हैं। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी होगा, म्यूरिएटिक एसिड, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल बोलते हैं। और आपका देखिए एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में चला गया है, आप सभी को इन्फॉर्म हो गया होगा। और आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ही बढ़ेगा, ठीक है। जो लोग 40 प्लस करेंगे, एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपका टेस्ट हो रहा है, अगर आपके 35 भी आ रहे हैं, 30 भी आ रहे हैं, तो भी आपके पास समय है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हर संडे हमारा टेस्ट आएगा ही आएगा, आपको पता ही है। और देखिएगा कि आपको एग्ज़ाम में कम से कम 40 प्लस का स्कोर करना है। मैं तो कहूँगा आप 40 तक स्कोर को करने की कोशिश करो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मैथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में ऐसा होता है कि आप कितना भी ये पढ़ लो, कुछ भी कर लो, 5 से 6 क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, नए मिलते ही हैं। और हम भी वही करते हैं, अपनी वीडियो में नए क्वेश्चन 5 से 6 में ज़रूर ऐड करता हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम वाला माहौल डेवलप हो सके। 23 क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, सबका आंसर आ चुका है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भाई जो भोजन का पाचन होता है वह उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी भी कुछ लोग आंसर दे रहे हैं जो गलत है। ऑप्शन ए इसका सही होगा, उपचयन, राइट। 24, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट, ऑप्शन सी होगा, एंथोलॉजी इज़ योर करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को चूज़ किया है सभी का आंसर सही है। 25, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड या फिर प्रोटोजोआ। आंसर यहाँ पे सभी का आंसर सही है, ऑप्शन बी। क्या सभी का आंसर सही है क्या जिन्होंने ऑप्शन बी को चूज़ किया है? बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 26 है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है, कौन सा है भाई? ऑप्शन है पोटोमीटर, ऑटोमीटर, ऑक्जेनोमीटर या फिर रेस्पिरोमीटर। तो देखिएगा, रेस्पिरोमीटर में आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इससे मापते हैं हम श्वसन दर। क्या मापते हैं? श्वसन दर, राइट। अच्छा, ऑक्जेनोमीटर से हम मापते हैं तने की वृद्धि या फिर पौधे की वृद्धि, एक ही बात है। ऑक्जेनोमीटर जिन्होंने भी आंसर दिया है सभी का आंसर सही है। ऑप्शन सी जो है वो आंसर आपका बिल्कुल राइट है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 है, और देखिएगा शुरू में ही बोलना भूल गया, यदि आपको प्रयास अच्छा लग रहा है तो मुझे आपसे एक वीडियो को लाइक चाहिए। अभी आपको वीडियो लाइक करना है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन एकदम अच्छे लेवल के हैं। आपके आर में GD से भी बाहर नहीं है और लेवल भी मीडियम है, ठीक है। वीडियो आपको लाइक करना है, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। 27 क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स पुनः संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में, शुगर के रूप में, ग्लूकोज के रूप में या फिर स्टार्च के रूप में। तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो पुनः संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है सभी का। 27, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। जिन्होंने भी प्रोटीन दिया है ऑप्शन ए, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है भाई। 29 क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर क्या आंसर होगा भाई? ऑप्शन डी, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑक्सैलिक अम्ल आपको पता है टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल भी कुछ लोग आंसर दे रहे होंगे।
और साइट्रिक का अम्ल आपको पता है नींबू संतरे में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है। और 30, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। यदि आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझी है तो आपका आंसर सही आ चुका होगा अब तक। तो कोई भी पिंड अगर हवा में है, कहीं भी है, वो धरती की ओर खींचा चला आएगा। किस वजह से भाई? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 31, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? याद रखना, यदि कोई वस्तु ठोस में है और वो द्रव नहीं बनी, सीधा ही वाष्प में बदल गई, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपसे बेसिकली यह पूछा गया है। समझ में आया सबको क्वेश्चन? और आंसर दो फटाफट। ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, पिघलना या इनमें से कोई नहीं। तो ठोस से डायरेक्ट वाष्प यानी कि गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन सी सही होगा। 32, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट ने पढ़ा तो होगा, पर यहाँ पे आंसर सबके मिक्स आ रहे होंगे, पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मेरा काम भी यही है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका, परावर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी है वो आपको बताना है यहाँ पे, और सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वेग जो है यह सदिश राशि होती है। 34, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण का नियम, गतिशीलता का नियम, जड़त्व का नियम या इनमें से कोई नहीं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी जड़त्व का नियम। जिनका आंसर आ रहा है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, सभी का आंसर। ठीक है। अच्छा, इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, इसको गैलीलियो का नियम भी बोल देते हैं। गैलीलियो का नियम भी बोल देते हैं। तो ये भी याद रहेगा ना? क्या सबको ध्यान रहेगा ये वाला? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 और आज का लास्ट प्रश्न है आपका भाग 2 का। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? गैलीलियो, माइकलसन, रोमर या न्यूटन? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। ऑप्शन सी सभी का आंसर बिल्कुल सही है। और अब भाग 3 स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट चले जाते हैं, बट अगर आपको सिलेक्शन लेना है वाकई में, ठीक है, तो जीके सभी लोग पढ़ते हैं, सभी को आती है। जो 5-6 क्वेश्चन नहीं होंगे आपका उसी में कंपटीशन होगा। प्रीवियस ईयर में कोई कंपटीशन नहीं है, सभी लोग प्रीवियस ईयर कंप्लीट करके ही रखते हैं। ठीक है। बट याद रखना, मैथ जो है वो आपके हर बार क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। अगर क्वेश्चन रिपीट भी होंगे तो रकम उनकी हमेशा चेंज होती है। मैथ आप मत छोड़ा करो। आप वीडियो कंप्लीट तो देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैथ का डर भी खत्म हो जाएगा जो लोग मैथ से डरते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे आराम से सोल्व करूँगा, और आपको जो है फटाफट सोल्व करना है। आप मेरे से जल्दी सोल्व कर दोगे क्योंकि मुझे समझाना है। ठीक है। तो आपका आंसर मेरे से पहले आना चाहिए और आपको आंसर मैच कर लेना है। और देखिएगा, ये आपका एक तरह से टेस्ट हो रहा है। फिर से बोलूँगा, ऐसे मत सोचना कि ये क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है। आपको सोल्व करना है, क्योंकि अगर आपकी यहाँ पे गलती से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी वहाँ पे मिस्टेक नहीं होगी? वहाँ पर भी आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है। तो क्वेश्चन को पूरा सोल्व करा करो, साथ साथ ईमानदारी से, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ, बिल्कुल नए हैं क्वेश्चन आपके सामने। इस तरह से आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिएगा, इसमें पहले आपको लगेगा बोर्ड मास का रूल, यानी कि सबसे पहले आपको क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी और फिर आपका प्लस होगा। अब आपसे बोला है इकाई का अंक, तो इकाई के अंक में क्या करेंगे, आपका जो इकाई का अंक है बस आपको उन्हीं को यूज़ करना है। ठीक है। तो देखिएगा, 3 को 2 से मैं गुणा करूँगा, कितना हो गया भाई? 6 हो गया। अब 6 में जो 175 का इकाई का अंक क्या है? 5 है। 6 में 5 जोड़ूंगा तो क्या बनेगा भाई? 11 बनेगा। और इकाई का अंक क्या है यहाँ पे? 1 है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सभी का आंसर सही है क्या? ऑप्शन ए सभी का आंसर सही है ना? क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा इसी के साथ, कि 5 वर्ष पहले अजय और उसके पिता की आयु 2:9 के अनुपात में थी। यदि 5 वर्ष के बाद अजय की आयु उसके पिता की आयु की 4/11 है, तब उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? उसकी मतलब अजय की वर्तमान आयु क्या होगी? तो फटाफट से क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे।
तो देखिएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अजय और यहाँ पर मैंने लिख दिया फादर। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा है जो प्रेजेंट एज है ना वो मैंने लिख देता हूँ बीच में। ध्यान रखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 5 वर्ष पहले की बात करेगा तो मैं लिख देता हूँ ऊपर 5 वर्ष पहले, यहाँ पे मैं लिख दिया 5 कि अजय की आयु का और उसके पिता की आयु का अनुपात कितना है, 2:9 है। ठीक है, और ये प्रेजेंट से फिर बोल रहा है 5 वर्ष बाद। अजय की आयु उसके पिता की आयु की 4/11 है, यानी कि उनका अनुपात कितना है भाई, 4:11 है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी होती है कि क्या रेशो में डिफरेंस सेम है क्या। यदि रेशो में डिफरेंस सेम है तो आपका प्रश्न सिर्फ आधे मिनट का है। अगर रेशो में डिफरेंस सेम नहीं है तो आपको सेम बनाना पड़ता है। ठीक है, वो कभी और डिस्कस कर लेंगे। चलो अभी बता देता हूँ उसको आपको सेम कैसे बनाना है। अगर रेशो में डिफरेंस सेम नहीं होता तो देखिए इसका डिफरेंस आपका पता है कितना है और इसका डिफरेंस कितना है, तो इसका डिफरेंस जो आएगा उसको आपको इससे गुना करना है, इसके डिफरेंस को आपको इससे गुना करना है। फिर जो आपका सोल्व करके आएगा वो आपका नया रेशो होगा, उनका डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, और सेम होने के बाद आपको कैसे सोल्व करना है वो देखिएगा कि यहाँ पर दोनों तरफ डिफरेंस कितने का है भाई, 2-2 का है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, ओवरऑल डिफरेंस कितने का है, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद। ओवरऑल डिफरेंस जो है वो 10 वर्ष का है कि 2 वर्ष की जो वैल्यू होगी वो 10 वर्ष के बराबर होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, करेक्ट है भाई बात। आप बोला आपसे अजय की वर्तमान आयु, तो इस 5 को आप चाहे इस 4 में गुना करो चाहे इस 2 में गुना करो, आंसर फिर भी आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो 5 को मैं कर देता हूँ 2 में गुणा, तो 5 दूनी क्या हो गया भाई, यहाँ पर देखिएगा नीचे कर देता हूँ, 5 दूनी आ गया 10, है ना। अब कुछ लोगों ने 10 भी आंसर किया होगा, गलत है भाई। आपसे पूछा है वर्तमान आयु, अब ये 5 वर्ष पहले का कंपोनेंट है 2, तो ये आयु भी तो 5 वर्ष पहले की आई है। हमसे बोला है वर्तमान आयु, तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 और जोड़ देंगे और यहाँ पे जो 15 वर्ष होगी वो अजय की बिल्कुल सही आयु होगी। ऑप्शन बी जिन्होंने दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 37 है, उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न मैं आपको बहुत करवा चुका हूं और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं बार बार भी करवाऊंगा, है ना। तो देखिएगा ऐसे प्रश्न को आप कैसे सोल्व करोगे। आपको पहले 9 तक गिनती लिख लेनी है। जैसे मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब जो औसत होगा वो औसत होगा बीच वाली संख्या। याद रखना है ऐसे प्रश्नों में जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। औसत हमेशा बीच में ही लाई करता है। 4 हमने पहले छोड़ दिए और 4 हमने बाद में छोड़ दिए और बीच में जो है वो औसत आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो औसत है बीच वाली संख्या है वो कितनी आपको दे रखी है, 37 दे रखी है। आपको बोला है सबसे छोटी संख्या, और संख्याएं क्या हैं, क्रमागत है यानी कि लगातार हैं। तो इससे जो पहले संख्या होगी वो 36 होगी, इससे पहली संख्या 35 होगी और इससे पहली संख्या 34 और इससे पहली संख्या क्या होगी भाई, 33 होगी। तो ऑप्शन जो डी है वो सभी का आंसर सही आ रहा है। क्या सभी ने आंसर ऑप्शन डी सही दिया है। मैथ का प्रश्न है आपका सामने ये है और आपको ऐसे सॉल्व करना है। कई बार आपसे बोल देता है कि दूसरी और 9वीं संख्या का जो जोड़ बताओ, औसत बताओ, तो आप 9 तक भी संख्या निकाल सकते हैं। संख्याएं लगातार है तो 38 39 40 ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद आपसे कुछ भी सोल्व कराए आप सोल्व कर दोगे। तो ऐसे आपको इस अप्रोच से क्वेश्चन को सोल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है 39। यदि किसी संख्या के 6/7 भाग का 4/5 भाग 216 है तो उस संख्या का 8/9 भाग क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। माना मैंने वो संख्या x, और x जो है वो मान लिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कोई संख्या x है, x का गुणा मैं लिखता हूँ ऐसे वाला, गुणा मैंने बड़ा लिखा है, x का 6/7 का मतलब होता है गुणा का 4/5 जो है वो हमको दे रखा है कितना, 216। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब देखो 4 से मैं कैंसिल करूँगा, 4 पंजे 20 और 4 चौके 16, सही है भाई। 6 में कितना होता है भाई, 54 होता है। बात सही है ना। अब ये 7 सत्तू पंजे कितना होता है, 35,
और 35 इधर जाके 9 में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 35 गुणा 9 आ जाएगी। अब इसको गुणा मत करना, ठीक है, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, अपना समय बचाना है ना आपको, तो इसको गुणा मत करना, ठीक है। 35 गुणा 9 लिखोगे तब भी वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये संख्या आ गई हमारे पास, इस संख्या का आपको बोला है 8/9 भाग क्या होगा, तो इसका फिर आपको 8/9 कर देना है, ठीक है। आपको बोला है इसका 8/9 क्या होगा, तो 0 से आपके 9 से आपका 9 कट गया, और 35 को आपको अब 8 से गुणा करना पड़ेगा। और देखिएगा, अगर मान लीजिए एक यूनिट डिजिट में मैं 1 डाल देता, ठीक है, तो 8 पंजे कितना होता, 40 होता। यानी कि आपको पता है लास्ट का डिजिट आपका 0 आएगा, तो आप सीधा आंसर कर देते 280, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो देखिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, फिर तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा कि 8 पंजे होता है 40, हासिल 4, 8 तिया कितने होंगे 24, और 24 और 4 कितने हो गए भाई 28 हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट आपको ऐसे यूज़ करना है दिमाग लगा के, जब दो ऑप्शन सेम है फिर तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा भाई, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 40। एक परिवार के 5 सदस्यों का औसत 24 वर्ष है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और टफ भी नहीं है। अगर आपने स्टेप फॉलो किया, थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया, तो क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे कि एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य 8 वर्ष का है, तब सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की आयु, औसत आयु क्या होगी। तो परिवार की औसत आयु बतानी है, तो सोल्व करो फटाफट, मैं भी आपको सोल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा 5 सदस्यों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 24 वर्ष है। यदि मैं 24 को 5 से गुणा कर दूँ तो 120 आ जाएगा, यानी कि कुल सदस्यों की आयु आ जाएगी। समझ में आई बात। अब इसके अंदर एक सदस्य आपको दे रखा है 8 वर्ष का है, जो सबसे छोटा है, ठीक है, यानी कि इसकी उम्र जो है वो 8 वर्ष है। आपको बोला है सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, अब 8 वर्ष का ये लड़का हो चुका है, इसका जन्म तो फिर 8 वर्ष पहले हुआ होगा भाई, तो उस समय इस जो परिवार की औसत आयु है वो बतानी है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखो कि हमको 8 वर्ष पहले जो परिवार की औसत आयु होगी वो बतानी है, बेसिकली प्रश्न ये है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 8 वर्ष पहले ये जो 5 सदस्य होंगे, ईच पाँचों की 8-8 वर्ष आयु कम हमको करनी है, क्योंकि ये पाँचों की आयु जो है टोटल 120 है और ये प्रेजेंट आयु है, अभी की आयु है। अगर हमको 8 वर्ष पहले जाना है तो ये मत करना कि इसमें सिर्फ आपने 8 घटा दिया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको 5 सदस्य 5 है और पाँचों की उम्र 8 वर्ष कम होगी। तो 8 पंजे कितने होते हैं भाई, 40 होते हैं ना। तो इसमें से आपको 40 माइनस करना है, सभी 8 का माइनस करोगे तो 40 माइनस होगा, और 40 माइनस करने के बाद यहाँ पे आपका बचेगा 80। अब ये 80 क्या है, 8 वर्ष पहले इस पाँचों सदस्यों की कुल उम्र आ गई, ठीक है, कुल उम्र आ गई, क्योंकि सब सदस्य छोटा सदस्य 8 वर्ष का था और 8 वर्ष पहले सभी की उम्र आ गई 80 वर्ष। और आपको बताना ये जो 80 वर्ष है, इन 5 सदस्यों की जो है औसत आयु बतानी है। कुल आयु कितनी है, 80 वर्ष है, 8 वर्ष पहले सदस्य कितने हैं, 5 हैं, सीधा भाग करना है और आपका 16 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा भाई। क्या सभी को आंसर सही आ गया, सभी को समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान से प्यार से समझाया है भाई। और यहाँ पे 41 देखो, समीकरण आपको दे रखा है इस तरह से, आपको बताना है x का मान क्या होगा। लग जाओ फटाफट तो सॉल्यूशन में, और मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ कि प्रश्न में आपको दिया है 15 माइनस 7x और 15 प्लस 7, ये क्या कर रखे हैं, ये आपको बराबर बना रखे हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तब हमको x का मान निकालना है। समझ में आ गया भाई। अब देखो ये 15 x वाला x से जाएगा और बिना x वाला बिना x से जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये 15 प्लस का है, इधर 7 भी प्लस का है, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 बच गया, राइट। अब ये 7x माइनस का है और ये 15x प्लस का है, तो ये जुड़ जाते हैं। अगर बराबर से बराबर में जो दोनों के साइन अपोजिट हैं तो वो जुड़ते हैं, दोनों के साइन सेम है तो माइनस होते हैं। तो जुड़ने के बाद कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 22x। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना।
अब x की वैल्यू निकालनी है तो x क्या होगा यहाँ पे 8/22 हो जाएगा। ये 22 आपका नीचे चला जाएगा, बस 2 चौके 8 और 2 से आपका 11, 4/11। ऑप्शन ए सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने ऑप्शन ए को दिया है सभी का आंसर सही है। और क्या सभी ने आंसर सही दिया है क्या? क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। उम्मीद करूंगा आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। फिर से बोलूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप अभी वीडियो आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। 42, एक दुकानदार एक बड़ी घड़ी पर 5% छूट देता है। यदि वह 6% छूट देता तो वह 15 रुपये कम कमाता। घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? तो ये प्रश्न सिर्फ 1 सेकंड का होना चाहिए। घड़ी का अंकित मूल्य क्या होता है ये आपको समझना है, 100% की वैल्यू। यानी कि यदि हम घड़ी को बेचेंगे तभी हमको लाभ या हानि होगा। अगर हम बेचेंगे ही नहीं तो लाभ या हानि भी नहीं होगा, यानी कि वो अपने आप में 100% ही रहेगा। समझ गए भाई? अब देखो, ऐसा प्रश्न आ जाए कि 5% की छूट देता है मगर यदि वह 6 की छूट देता और इतने का कम लाभ होता, इसका मतलब क्या है? इन दोनों का अंतर आपको ले लेना है। इन दोनों का अंतर कितना है? 1% का है। और यहाँ पे आपको रुपए में कितने का अंतर दे रखा है? 15 रुपये का। बराबर हो गए दोनों। हमको 100% की वैल्यू निकालनी है तो भाई 15 को सीधा आपको 100 से गुणा करना है, क्योंकि हमको 100% की वैल्यू चाहिए। तो 1500 आपका सही आंसर होगा। क्या समझ पाए हो क्या? मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, ये स्टेप आप याद रखेंगे, ठीक है। इतना स्टेप तो आपको याद हो गया ना। बेसिक देखिएगा यहाँ पे हल्का सा, कि एक घड़ी मान लीजिए 100 रुपये की है, 5% की छूट दे रहा है पहले केस में, तो वो 95 की हो जाएगी। और वही घड़ी जो 100 रुपये की है जिस पर 6 रुपये की छूट देगा तो वो 94 की हो जाएगी। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है भाई? दोनों में 1% का। रुपीज़ में डिफरेंस कितने का है भाई? 15 का। तो ये स्टेप आपका फिर से आ गया वही वाला, है ना। तो मैंने आपका ये वाला स्टेप जो है वो बचा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करूंगा सभी का आंसर सही होगा। ऑप्शन सी 1500। और 43 प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि 3, 12 और 4 का चौथा समानुपात ज्ञात करो। अब देखो, 3, 12, 4, इसको मैं अगर A, B, C मान लूँ तो चौथे अनुपात निकालने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है B गुणा C/A। ओके, तो सोल्व करो फिर यहाँ पे आप फटाफट। B गुणा C यानी कि 12 चौके कितना होता है भाई? 48 होता है। और भाग आप किससे करेंगे? 3 से करेंगे, सीधी सी बात है। और 3 से काटोगे क्या आएगा? 16 तिया 48। तो 16 आंसर आएगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा, 16। क्या सभी ने आंसर सही दिया है? बढ़ते नेक्स्ट पे। 44 हमारा प्रश्न है, X और Y की मासिक आय 5:11 के अनुपात में है। उनके आय का अंतर 24,000 रुपये है, तो Y की मासिक आय क्या होगी? तो आज का हमारा मैथ थोड़ा आसान है, बट फिर भी आपका टारगेट 40+ का ही होना चाहिए। 40+ तो जितना आएगा वो आपके लिए और बढ़िया है, फ़ायदे की बात है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया X, यहाँ पे मैंने लिख दिया Y। इनकी जो आय का रेशो है वो 5:11 है। और आय का ही अंतर आपको 24,000 दे रखा है, यानी कि जो इनका जो अंतर है रेशो में वो कितना है भाई? वो है आपका 6, ठीक है। और वैसे अंतर कितना है आपको दे रखा है? वो दे रखा है आपको 24,000 रुपये। तो यहाँ पे दोनों अंतर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। 6 कम 6, 6 चौका 24, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 4,000 आ गई। आपको बोला है Y की मासिक आय। जो Y की मासिक आय है उसका कंपोनेंट क्या है? 11 है, ठीक है। तो इस 4 को 1000 को आप क्या करेंगे? 11 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर जो है 44,000, वो आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए वाला, ठीक है। ऑप्शन ए सभी का आंसर सही होगा। अगर आपसे X की पूछता तो इस 4 को आपको 5 से गुणा कर देना था 4000 को, तो भी आपका आंसर आ जाता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और देखिएगा, एक चीज़ आपको और बतानी भूल गया, आज पता नहीं क्या हो रहा है, कि आप चाहें तो इसका पूरे प्रैक्टिस सेट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और दूसरी बात, अगर लिंक से कभी कभी ज्वाइन नहीं होता तो टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च भी कर सकते हैं, तो भी आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ पर मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, आप जाके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपके अगर कुछ ज़रूरी क्वेश्चन है तभी आप डिस्कस करना, ठीक है, तभी आपको रिप्लाई मिलेगा। बट आप वहाँ पे फॉलो ज़रूर करिएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 45 और गणित का आज का लास्ट है। इसके बाद हमारे 5 प्रश्न रीजनिंग के होंगे जो कि बहुत अच्छे हैं। तो देखिएगा, एक 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर के पुल को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति कितनी है? अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर रेलगाड़ी की गति पूछा है यानी कि स्पीड पूछा है, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी पुल या फिर प्लेटफार्म को पार करे तो जो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ पुल और प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 350 में हम 250 को भी जोड़ेंगे तो हमारा ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो जोड़ने पे हमारा ये बनेगा भाई 600। ठीक है, 350 प्लस 250 600, और हमको समय दे रखा है 30 सेकंड हमको। अब देखिए, ये स्पीड इनटू टाइम, ये क्या होगा, ये सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पूरी अपने आप में क्या बन गई है, स्पीड बन गई है ना, स्पीड बन गई है। आपको बोला है स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, और स्पीड को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा कर देते हैं। क्या ये भी सभी को पता है क्या? अब देखिएगा, यहाँ पर हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा यानी कि ये अपने आप में स्पीड है। तो आप क्या करेंगे, यहीं पर 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे फिर 18/5 करेंगे, बट आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, 0 से 0 कट गई, 3 से काटूंगा तो यहाँ पे जाएगा हमारा 20 बार में, 20 × 60, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 18 चौके 72। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हमारे चलेंगे भाग 4 यानी कि रीजनिंग, और इसमें भी अच्छे प्रश्न है भाई, ऐसा मत सोचना प्रश्न अच्छे नहीं हैं। और आपको पूरा टेस्ट लगाना है, 2-3 मिनट का आपका वीडियो और बचा है। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको फटाफट से आंसर देना है। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा, मैं लॉजिक बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपने लॉजिक अभी तक नहीं ढूंढा है तो देखिएगा, यहाँ पे CD को हम छोड़ेंगे तो E आ रहा है ना, F को हम छोड़ेंगे तो G आ रहा है। अब G के बाद क्या आता है, H, यानी कि हमको H को छोड़ना पड़ेगा, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा भाई, पहले I आएगा। क्या यह लॉजिक पहला समझ में आया? यानी कि पहले दोनों ऑप्शन हमारे गलत। ठीक है, अब देखिए M, अगर मैं N को छोड़ूंगा तो O आएगा, एक एक अक्षर छोड़ा हुआ है। P, O के बाद P आएगा, P के बाद छोड़ूंगा तो Q आएगा, Q के बाद आता है आपका R, R को छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, S आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन C सीधा करेक्ट होगा, आगे आपको सोल्व भी नहीं करना है, ऑप्शन C राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर तथा संख्या का चयन करो। तो कैसे करोगे भाई, इसमें आपका दिमाग चलेगा। ठीक है बिल्कुल बेसिक, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। कुछ लोग स्केयर कर रहे होंगे, करना भी चाहिए अगर आपको ऐसी संख्याएं दिखेंगी, बट यहाँ पे स्केयर का कोई फंडा नहीं है। देखो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 16 है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 16 है। बट इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 20 का है। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 16 का है। ठीक है, तो ऑप्शन C सबसे अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 20 का है। ठीक है, 48 आपके सामने इस प्रकार से है कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है भाई, 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस है 10 का, यहाँ पे डिफरेंस है आपका 15 का, और यहाँ पे आपका डिफरेंस जो है वो है 20 का। तो आगे डिफरेंस क्या आएगा, 25 का डिफरेंस आएगा। मैंने सोल्व कर दिया फटाफट, तो 56 + 25 कितना होगा, 56 + 25, 6 और 5 11, हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, 81। ठीक है, तो 81 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 49 देखिएगा, इसमें थोड़ा सा आपका शायद दिमाग चलेगा। A की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे C की वैल्यू आपको पता होगी, C तीसरे नंबर पे आता है, A पहले नंबर पे आता है, और T किस पे आता है, यहाँ पे T आता है 20 नंबर पे। ठीक है, उम्मीद करूँगा वैल्यू आपको पता होगी अल्फ़ाबेट की। यहाँ पे आपसे क्या करके इनको आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। 20 दिया कितने होते हैं, 60 होते हैं। क्या सबको समझ में आया है? ऐसे यहाँ पे M की वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी, A की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और N की वैल्यू कितनी होगी, 14 होगी। आपस में इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है, बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 140, 14 दिया कितने होते हैं भाई, 42 होते हैं। तो यहाँ पे 182 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी जिन्होंने चूज़ किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। और लास्ट प्रश्न से पहले आपको बोलूँगा, फिर से आपको चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना है। जो लोग अभी हमारे साथ अब नए जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको PDF मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाके PDF डाउनलोड कीजिएगा। और हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़े,
सभी को आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। 50 क्वेश्चन है, उस जोड़े का चुनाव कीजिए जो दिए गए जोड़े के समरूप हो। अब देखिएगा, उम्मीद करूँगा आंसर आपने दिया होगा। ये है 3 का स्क्वायर और ये है 3 की क्यूब। ये आपको ऐसी सीरीज है, यानी कि अगला क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका डी आंसर। ठीक है, 9 का स्क्वायर और 9 की क्यूब, यही मैचिंग कर रहा है, बस राइट है बात। तो आपके ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये आपके पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर बिल्कुल कंप्लीट होता है भाई। ठीक है। और देखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर देना कि आपका स्कोर कितना हुआ है, आपकी तैयारी किस लेवल पे है, आपका लेवल क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किससे और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।